अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 9 मृदा कंप्लीट कर लिया था। उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको रुक के सेंड करूंगी, मैं आपको सेंड कर दूंगी बल्कि आज। अब हम लोग अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे। जो हम लोगों का SA1 में सिलेबस आना है 3 to 8, तो हम लोग वो पूरे चैप्टर रिवाइज करेंगे, पूरा फिर से पढ़ेंगे एक बार। और जिसका वर्क नहीं हुआ है उसको वर्क मैं फिर से भेज दूंगी, तो अपना वर्क पूरा कंप्लीट कर ले, जिससे वो एग्जाम अच्छे से दे पाए लर्न करके। तो आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे, रेशों से वस्त्र तक। ये मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे से आराम से पर्सनली पूछ सकता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कक्षा 6 में आपने पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशो फाइबरों के बारे में पढ़ा था। तो क्लास 6 में भी आपका चैप्टर था, आप लोग ने वहां पे भी इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। आपने यह भी पढ़ा था कि ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे को जांतव रेशे कहते हैं। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, बेटा जांतव रेशे हम लोग किसे कहते हैं? तो जांतव रेशे बेटा वो रेशे होते हैं जो हम लोग को जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो जंतुओं से जो रेशे प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं जांतव रेशे। और हम लोग को ऊन और रेश कहाँ से प्राप्त होते हैं? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो फिर ऊन के रेशे भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। तो ऊन के रेशे हम लोग किससे प्राप्त कर सकते हैं? भेड़ या याक के रेशों से भेड़ या याक के बालों से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। रेशम के फाइबर रेशम कीट को कोकून से प्राप्त करते हैं। और रेशम हम लोग को आपको कहाँ से मिलता है? जो रेशम का कीट होता है, सिल्क फॉर्म होता है, जो उसका कीड़ा होता है, उसके एक पार्ट होता है कोकून, हम लोग को वहां से रेशम प्राप्त होता है, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलता है? तो हम लोग को पूरा फाइबर के बारे में, रेशम के बारे में हम लोग का पूरा चैप्टर है। तो सबसे पहले हेडिंग है हमारी जांतव रेशे। तो जांतव रेशे अभी हम लोग ने पढ़े। जो रेशे हम लोग को जंतुओं से प्राप्त होते हैं बेटा वो होते हैं हमारे जांतव रेशे। अब जांतव रेशे हम लोग को कहाँ से प्राप्त होते हैं, कैसे कैसे प्राप्त होते हैं, उसका पूरा डिटेल हम लोग इस चैप्टर में, इस वाले पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो जांतव रेशे, ऊन और रेशम। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऊन क्या है, ठीक है। भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। तो अगर हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाए कि हम लोग को कौन कौन से जंतु से ऊन प्राप्त होता है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा भेड़, बकरी, याक। तो हम लोग को इन तीनों से क्या प्राप्त होती है? ऊन प्राप्त होती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे, अगर आप लोगों ने कभी याक देखी है तो उसके ऊपर क्या होते हैं? बहुत सारे रेशे होते हैं, बहुत सारा वो क्या होता है, जो बाल भी उसके उनके ऊपर बहुत ज्यादा बाल होते हैं, शरीर में पूरे में बाल ही बाल होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरणों पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, जैसे कि आपने अध्ययन 4 में पढ़ेंगे, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन इन रेशेदार रेशों से प्राप्त की जाती है। अब देखो बेटा, ये जो हमारे याक हैं और जो हमारा भेड़ है, ये लोग आप लोगों ने देखा होगा अधिकतर जहाँ सर्दी होती है वहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वहाँ पे होते हैं। तो अगर इन लोग के ऊपर इतना ज़्यादा, अब इन लोग को तो हम लोग स्वेटर पहनाते नहीं है, भले ऊपर थोड़ा बहुत डाल दें कपड़ा कोई अगर पालते हैं, लेकिन हम लोग को तो पहनाते नहीं है। तो इनको क्या होता है, बहुत ज़्यादा भगवान ने कैसी इनकी त्वचा जो है ऐसी बनाई है कि इतने सारा इनके ऊपर बाल है, तो उसमें क्या होती है, हवा भर जाती है, फिर वो हवा गर्म हो जाती है, उसी से इन लोग को गर्मी प्रोवाइड होती है। तो उससे उन लोग को सर्दी नहीं लगती है, ये अपने आप को सर्दी से बचा पाते हैं अच्छे से, इसीलिए इनके शरीर में इतना ज़्यादा बाल होता है। और इन्हीं बालों से हम लोग को ऊन प्राप्त होता है। हमारी ही तरह भेड़ के रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं। अब जैसे हमारे में देखते हैं हम लोग भी 2 प्रकार के रेशे होते हैं। कौन कौन से? दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट अवशिष्ट तंतु रूपी मुलायम बाल। अब देखो बेटा, यहाँ पे जो हम लोग के रेशे हैं एकदम मुलायम है, लेकिन ये जो हम लोग के बाल हैं बहुत हार्ड है। और जो पापा लोग के दाढ़ी के बाल होते हैं बहुत हार्ड होते हैं। तो जैसे हम लोग के शरीर में 2 तरह के बाल होते हैं, वैसे इनके शरीर में भी 2 तरह के बाल होते हैं। तंतु रूपी बाल ऊन, कार्तिक ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। अब ऊन भी तरह तरह की होती है। तो एक होती है हमारी कार्तिक ऊन, और कार्तिक ऊन हमारी बनाई जाती है तंतु रूपी बाल से। जो अंदर के मुलायम बाल होते हैं उन बालों से हमारी बनाई जाती है कार्तिक ऊन, ठीक है। अब अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कार्तिक ऊन हम लोग कैसे बनाते हैं, तो आंसर हो जाएगा तंतु रूपी बालों से हम लोग कार्तिक ऊन बनाते हैं, ठीक है। भेड़ों की कुछ नस्लें के केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। अब जैसे हम लोग के ह्यूमंस अलग अलग तरह के होते हैं, वैसे भेड़
और जो भी ये सब होते हैं ये भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो भेड़ों की कुछ नस्लों से हम लोग को क्या प्राप्त होती है, तंतु रूपी ऊन प्राप्त होती है। इनके जन्मों के विशेष रूप से ही ऐसी भेड़ों को जन्म दिया जाता है, जन्मों का चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो। तंतु रूपी मुलायम बाल जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करते हैं। इनके जन्म के चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। अब जैसे हम लोग ने देख लिया कि इस भेड़ के अच्छे तंतु रूपी बाल हैं, फिर अगर उसी को सेलेक्ट करके हम लोग और ज़्यादा भेड़ उत्पन्न कर रहे हैं, उन लोग और ज़्यादा भेड़ उत्पन्न हो रही है, तो वो बेटा हमारा हो जाएगा। अगर किसी चीज़ को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, चुन के अगर हम लोग जनन करा रहे हैं, तो वो बेटा हमारा हो जाता है वर्णात्मक प्रजनन। ठीक है, वो प्रोसेस हमारा होता है वर्णात्मक प्रजनन। जब हम लोग कोई भेड़ को चुन के वहाँ से जनन करा रहे हैं, तो वो हमारा कहलाएगा वर्णात्मक जनन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ऊन प्रदान करने वाले कुछ जंतु। कौन कौन से जंतु हमें ऊन प्रदान करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊन प्रदान करने वाले जंतु, कौन कौन से जंतु से हमें ऊन मिलती है। ठीक है, हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में भेड़ की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। अभी हम लोग ने पढ़ा भेड़ की अलग अलग नस्लें होती हैं, तो अलग अलग नस्लें अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यद्यपि भेड़ों की ऊन की ही केवल एकमात्र स्रोत है, तो भेड़ से ही हम लोग को क्या मिलता है, ऊन मिलता है। फिर भी बाजार में समान रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन ही होती हैं। जो हम लोग बाजार में ऊन देखते हैं, जिससे हम लोग स्वेटर बुनते हैं बेटा, वो हमारी जो ऊन होती है वो कहाँ से हम लोग को प्राप्त हो रही है, भेड़ से। वो सारी जो ऊन हम लोग का यूज होती है वो सारी भेड़ की ऊन ही होती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। तो यहाँ से भी हम लोग का क्वेश्चन बन सकता है, याक की ऊन कहाँ प्रचलित है, तो तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। ठीक है, बकरी के बालों में भी ऊन प्राप्त की जाती है। जो बकरी के बाल होते हैं हम लोग को उससे भी ऊन मिल सकती है। ठीक है, अंगोरा ऊन और अंगोरा नस्ल की बकरियां से प्राप्त किया जाता है। अंगोरा ऊन हमारा जैसे ऊन होता है, अलग अलग तरह के ऊन होते हैं, तो एक ऊन होता है हमारा अंगोरा ऊन। तो अंगोरा ऊन हमें जो अंगोरा गोट होती है, अंगोरा वाली बकरियां होती हैं, जो कहाँ पाई जाती हैं, जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती हैं। तो अंगोरा ऊन हमें उन अंगोरा बकरियों से प्राप्त होता है जो जम्मू और कश्मीर में पाई जाती हैं। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल फर होते हैं। तो जो कश्मीरी बकरियां होती हैं उनके जो फर होते हैं बहुत ज़्यादा मुलायम होते हैं। इनसे बेहतरीन शालें बनाई जाती हैं जिन्हें पाशमीना शालें कहते हैं। अगर आप लोग जम्मू गए होंगे तो वहाँ पे पाशमीना शालें बहुत बिकती हैं। तो वही पाशमीना शालें बेटा कहाँ से बनाई जाती हैं, अंगोरा जो गोट होती है, अंगोरा बकरियां होती है, उनके जो मुलायम त्वचा वाले बाल होते हैं उनसे हमारी पाशमीना शालें बनाई जाती हैं जो जम्मू कश्मीर में बिकती हैं। ठीक है, ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। और किसका ऊन दिया जाता है, ऊँट के शरीर के जो बाल होते हैं हम लोग उससे भी ऊन बनाते हैं। दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और अल्पेका के से भी ऊन प्राप्त होता है। तो दक्षिणी अमेरिका में दो जानवर पाए जाते हैं, लामा और अल्पेका। ये दोनों दो जानवरों के नाम है, इनसे भी हमें ऊन प्राप्त होता है। अब रेशों से ऊन कैसे बनता है हम लोग ये देखेंगे। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। हम लोग की बहुत सारी जो जगहें हैं वहाँ भेड़ों को इसीलिए पाला जाता है कि हम लोग को फिर उनसे ऊन मिलेगा, ऊन हमें वो देंगी। उनके बाल को काट कर फिर उन्हें संग्रहित करके ऊन बनाई जाती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, भेड़ को पहले पालते हैं, फिर जब वो उनके बाल उग जाते हैं फिर हम लोग उससे ऊन बनाते हैं। आइए हम इस प्रक्रम के बारे में जानते हैं, कैसे कैसे करते हैं हम लोग ये पूरा। भेड़ पालन और प्रजनन क्या होता है। यदि आप जम्मू और कश्मीर के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्र अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में गुजरात के मैदानों की यात्रा करे हैं तो आपने गड़ियारों के भेड़ों के झुंड को चराने के लिए ले जाते हुए देखा होगा। भेड़ शाकाहारी होते हैं या घास पत्तियां पसंद करते हैं। आप लोग अगर कभी घूमने गए होंगे अगर पहाड़ी इलाकों में, तो आप लोगों ने अधिकतर, या अगर नहीं भी गए हो तो आप लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा होगा, जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पूरा एक भेड़ का झुंड जाता है, तो वो लोग भेड़ों को चराने वहाँ पे लेके जाते हैं, तो वो आप लोगों ने देखा होगा। और भेड़ हमारे कैसे होते हैं, नॉनवेज नहीं होते हैं, हमारे वेजिटेरियन होते हैं, शाकाहारी होते हैं। वो अधिकतर वो पत्तियाँ और घास को खाते हैं। भेड़ पालक जो पालने वाले भेड़ होते हैं, जो भेड़ पालते हैं, उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दाल, मक्का, ज्वार, खली भी देते हैं, ज्वार वगैरह भी देते हैं, उनको खली देते हैं, दालें, मक्के ये सब भी उनको देते हैं और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। और सर्दियों में जैसे हम लोग को ठंड लगती है तो उन लोगों को ठंड ना लगे इसीलिए उनको घर के अंदर रखा जाता है और उन्हें भी वहाँ पे सूखा चारा खिलाया
जाता है। हमारे देश में अनेक भागों में भेड़ों के ऊन के लिए पाया जाता है। हमारे जो देश है उसमें अलग अलग जगहों में भेड़ों को किसके लिए पाला जाता है? ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। फिर उसके बाद हर क्षेत्र में अलग अलग तरह की भेड़ पाई जाती है। तो यहाँ पे आपका एक चार्ट भी बना हुआ है, वो आप लोग पढ़ लेना कि कौन से पार्ट में कैसी तरह की भेड़ होती है, कौन सी नस्ल पाई जाती है भेड़ की और कहाँ पे पाई जाती है, वो लोग आपको घर से पढ़ लेना। अब हम लोग पढ़ेंगे रेशों को ऊन में संसाधित करना। रेशों से ऊन हम लोग कैसे संसाधित करेंगे, कैसे बनाएंगे। स्वेटर बुनना अथवा शाल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन की एक लंबी प्रक्रिया होती है। अब जैसे हम लोग स्वेटर जो पहनते हैं या शाल जो ओढ़ते हैं उसको बनाने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है। सबसे पहले चरण फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, भेड़ के बालों की त्वचा को पतली परत से के साथ शरीर से उतार लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, भेड़ से जो पतली परत होती है, जो ऊपर बाल होते हैं भेड़ के, वो हम लोग क्या करते हैं, उसको उतार लेते हैं। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। अब अगर आपका कीवर्ड या आपकी डेफिनेशन आ जाए ऊन की कटाई क्या होती है, तो भेड़ के बालों की त्वचा जो होती है उससे जो पतली परत होती है जब हम लोग उसको उतार लेते हैं तो वो बेटा हमारा होता है ऊन की कटाई। हम लोग ऊन को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो वहां पे वो हो जाएगा हमारा ऊन की कटाई। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग होता है जैसा नाई बाल काटने के लिए करता है। अब ऐसा नहीं है कि जो हम लोग भेड़ को, जैसे हम लोग के बाल काटने के लिए कैंची वगैरह के इस तरह का उपयोग करता है, वैसे ही उनके लिए भी यूज किया जाता है। उन्हें कोई हार्म नहीं किया जाता, उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचती है। जैसे हम लोग बाल अपने कटवाते हैं, हम लोग को चोट नहीं होता है, लगता नहीं है, या पापा लोग अपनी दाढ़ी बनाते तो उनको लगता नहीं है, वैसे ही शिप को भी कोई हार्म नहीं पहुंचाई जाती है और धीरे धीरे उनके बाल निकाल लिए जाते हैं। जो पूरा प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, ऊन की कटाई कहलाता है। इन्हीं ऊनी रेशे को संसाधित करके ऊन से धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता है। तो विशेष कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाया जाता। जैसे हम लोग के बाल कट जाते हैं, वैसे जैसे पापा लोग दाढ़ी बनाते हैं चोट नहीं लगती है, वैसे ही उनको भी कोई कष्ट नहीं पहुंचाया जाता है। बहुत आराम से ये प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद चरण दूसरा क्या होता है, त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छे से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। तो अभिमार्जन बेटा क्या है, अब इस टाइम अभिमार्जन हमारा मशीनों द्वारा भी किया जा रहा है, लेकिन ये होता है बेटा जब, अब देखो हम लोग भी बाहर आते हैं, हम लोग के बाल गंदे हो जाते हैं तो हम लोग उसको धुलते हैं। ऐसे ही जब हम लोग शिप के बाल, जो भेड़ है उनके बाल हम लोग ने जब ऊन की कटाई करी, फिर जो बाल हम लोग को प्राप्त हुआ, जो ऊन हम लोग को प्राप्त हुआ, जो रेशे प्राप्त हुए, उसको क्या करते हैं, टंकी में डाल के धुलते हैं। अब तो ये मशीन से हो जाता है, पहले वो लोग क्या करते थे, हाथ से ही उसको पूरा ऊन को धुलते थे। उसके बाद क्या करते हैं, अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको छाटते हैं। रोमेल अथवा रोमेदार बालों को कारखाने में भेज दिया जाता है, जहाँ विभिन्न गजन वाले बालों को छाता या पृथक किया जाता है। फिर उसको क्या करते हैं, हम लोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में भेज देते हैं, वहाँ पे उन लोग का उपयोग किया जाता है। उसके बाद चरण चौथा क्या होता है, अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बाल में छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशे को छाट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। जो छोटे छोटे जो रेशे जो होते हैं, जो फूल जाते हैं पानी में जाके, उनको अलग कर लेते हैं, और वो जो छोटे छोटे रेशे जो फूल जाते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा, हम लोग बर कहते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। जो छोटे छोटे आपके स्वेटर के ऊपर बर नहीं निकल आते हैं, जो हमारे स्वेटर में एकत्रित होते हैं, वो वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर में निकल आते हैं। इसके पश्चात रेशों को पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। उसके बाद उसको फिर से धुला जाता है। जो पहले हम लोग उसको बर निकाल लेते हैं, फिर से धुलते हैं और उसको फिर से सुखा लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त उत्पादों के धागों के रूप में काटे जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। ठीक है। उसके बाद चरण 5 क्या होता है, रेशों की विभिन्न रंगों की रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफेद होती है। अब देखो हम लोग क्या रेड भी बना रहे हैं, ऑरेंज, ब्लू, हर कलर की ऊन आ रही है। तो अब ऐसे कलर की भेड़ तो नहीं होती है ना बच्चा, तो फिर वो कैसी होती है, व्हाइट होती है, तो ब्लैक होती है, काली होती है, सफेद होती है, भूरी होती है। तो उसमें क्या किया जाता है, रंग चढ़ाया जाता है अलग अलग कलर की। जिस कलर का हमको स्वेटर बनाना हो, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, जो भी कलर हमको चाहिए होता है, हम लोग वो ऊन में चढ़ाते हैं। तो वो हमारा चरण 5 में आता है, हम लोग रेशों में रंग चढ़ाते हैं। ठीक है। और चरण 6वां होता है हमारा अंतिम चरण।
अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। हम लोग जो ऊन को रील में पूरा बांध देते हैं, गट्ठर बना लेते हैं, वो हमारा अंतिम चरण होता है। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर उसे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काट कर स्वेटर की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काट कर ऊनी वस्त्र में बुनने में उपयोग किया जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, जो साफ हमारा ऊन हमें प्राप्त हो जाता है उसको काट कर, छोटा छोटा काट कर उसको रोल कर लेते हैं, पूरा गट्ठर बना लेते हैं और हमारा ऊन, रेशों से ऊन हमारा बन जाता है। ये हमारा 6 चरण में होता है बेटा। सबसे पहले हम लोग पहले चरण में ऊन को निकालते हैं भेड़ों से, दूसरे चरण में उसको क्या करते हैं, धुलते हैं अच्छे से, तीसरे चरण में हम लोग उसकी छटाई करते हैं, चौथे चरण में बर निकाल के फिर से उसको धुलते हैं, पांचवें चरण में हम लोग क्या करते हैं, रंगाई करते हैं और छठवें चरण में उसको पूरा रील में बांध देते हैं। तो यहाँ से हम लोग ने ऊन वाला पूरा जो पार्ट था हम लोग ने पढ़ लिया है। कल हम लोग रेशम पढ़ के ये चैप्टर को खत्म कर देंगे। आप लोग इसको लर्न करिए, जिन बच्चों का काम कंप्लीट है वो लोग लर्न करें। आप लोगों के एग्जाम्स बहुत जल्द आने वाले हैं, तो उसके लिए आप लोग तैयारियां अच्छे से करें। थैंक यू क्लास।